अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बायोलॉजी का आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि इंडोक्राइन सिस्टम है। इंडोक्राइन सिस्टम इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। इंडोक्राइन सिस्टम आपके माइंड में आता होगा कि ये होता क्या है, बॉडी के किन किन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये वो सिस्टम होता है जो बॉडी की जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ है, जैसा कि ग्रोथ यानी नशोनुमा, रिप्रोडक्शन यानी अम्ल तौलीद, ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन ब्लड, खून में ग्लूकोज की मकदार को बरकरार रखना, पानी की रीअब्जॉर्प्शन, ये तमाम एक्टिविटीज़ को ये मेंटेन करवाता है। ये सिस्टम अपने इफेक्टर्स तक पैगामात पहुंचाने के लिए केमिकल इस्तेमाल करता है। उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। अब हार्मोन से क्या मुराद है? हार्मोन्स एक ऐसा पैगाम रसां मालिक्यूल होता है यानी केमिकल कंपाउंड होता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनता है और खून में शामिल होकर टारगेट एरिया यानी कि टारगेट ऑर्गन या टिश्यूज तक पहुंचता है जहां वो अपना काम सर अंजाम देता है। अब आपके माइंड में आता होगा तो फिर ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में मुख्तलिफ सेक्रीशंस खारिज करता है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड बेसिकली दो तरह के होते हैं, कुछ ग्लैंड एक्सोक्राइन और कुछ इंडोक्राइन के तौर पर काम करते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या मुराद है? वो ग्लैंड जो अपने हार्मोन्स नालियों के जरिए टारगेट एरिया तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का नाम देते हैं। और वो ग्लैंड्स जो अपने हार्मोन्स नालियों के बगैर ही टारगेट एरिया तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। आपके माइंड में आता होगा कि नालियों के बगैर फिर किस तरह अपने हार्मोन वो टारगेट एरिया तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में शामिल होकर टारगेट एरिया पे जाके अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। टारगेट एरिया से मुराद वो जगह होती है जहाँ पे हार्मोन ने अपना काम करना होता है, उसको हम टारगेट एरिया बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो आइए चलते हैं वन बाय वन इन ग्लैंड को हम डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक जनरल डायग्राम ड्रॉ की है, इसके अंदर मैंने 6 के 6 ग्लैंड ड्रॉ किए हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है, ये दिमाग के अंदर। उससे नीचे देखें तो आपको ये दूसरे नंबर पे थायराइड ग्लैंड नज़र आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे पैराथायराइड ग्लैंड नज़र आ रहा है, ये चौथे नंबर पे एड्रीनल ग्लैंड नज़र आ रहा है, पांचवें नंबर पे पैंक्रियाज नज़र आ रहा है और ये छठे नंबर पे गुनेड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये बॉडी के मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं। तो अभी हमने जैसा कि बात की है कि ग्लैंड वो ऑर्गन्स होते हैं, वो टिश्यूज़ होते हैं जो अपनी सेक्रीशंस खारिज करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ग्लैंड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को बॉडी में कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की जानिब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के जो हाइपोथैलेमस है उसके साथ ये जुड़ा होता है और ये जो हार्मोन्स खारिज करता है उनको ट्रॉफिक हार्मोन्स कहा जाता है, यानी कि दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन पर भी ये असरअंदाज होते हैं। अब इसके दो लूब हैं, एंटीरियर लूब और पोस्टीरियर लूब। अगर आप गौर से देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको वाज़ह तौर पे ये एक लूब ये नज़र आ रहा है एंटीरियर लूब का, और एक ये वाला लूब नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लूब। एंटीरियर लूब का मतलब आगे की जानिब जो आपको लूब नज़र आ रहा है, और जो उसके पीछे की जानिब लूब नज़र आ रहा है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लूब। अब बात करते हैं पहले तो एंटीरियर लूब कौन कौन से हार्मोन खारिज करता है। तो एंटीरियर लूब दो हार्मोन खारिज करता है, नंबर 1 सोमैटोट्रोफिन और नंबर 2 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बात करते हैं कि जो सोमैटोट्रोफिन है जिसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, जिसका काम है सेल रिप्रोडक्शन करवाना, सेल रीजनरेशन करवाना, ह्यूमन डेवलपमेंट करवाना। अब ये देखते हैं कि जब ये नशोनुमा की उम्र में खारिज होते हैं तो इनका क्या असर है, और जब नशोनुमा की उम्र के बाद ये खारिज होते हैं तो क्या इनका असर पड़ता है बॉडी के ऊपर। तो पहले बात करते हैं सोमैटोट्रोफिन। अगर ये ग्रोथ एज में कम पैदा होते हैं, कम रिलीज होते हैं, तो उससे बच्चे का कद छोटा रह जाता है, यानी कि बौनापन हो जाता है, जिसे हम डवार्फिज्म कहते हैं। और अगर ये नशोनुमा की उम्र यानी ग्रोथ एज में ज़्यादा पैदा होते हैं, ज़्यादा मिकदार में खारिज होते हैं, तो उससे
बच्चे का कद लंबा हो जाता है, जिसे जाइजेंटिज्म कहते हैं। तो ये तो बात की हमने कि ग्रोथ एज में इनका इफेक्ट है। अब अगर ग्रोथ एज के बाद ज़रूरत से ज़्यादा ये बन जाते हैं तो फिर क्या होगा, उस एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगली, यानी इसमें क्या होता है, हाथ पाँव या जबड़े की जो हड्डियां हैं वो बड़े साइज की हो जाती, बड़ी हो जाती हैं। तो ये इफेक्ट उस वक्त होगा जब नशोनुमा की उम्र के बाद। अब बात करते हैं इसके दूसरे हार्मोन यानी कि TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो ये वो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने हार्मोन खारिज करे। तो ये मैंने अभी बात की है एंटीरियर लूप की, पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब बात करूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूप की कि ये कौन कौन से काम सर अंजाम देता है। पोस्टीरियर लूप दो हार्मोन खारिज करता है, पहला ऑक्सीटोसिन है और दूसरा वैसोप्रेसिन है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन, ये दो बेसिकली एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। नंबर एक तो ये यूट्रस यानी जो माँ की जो बच्चादानी होती है जिसमें बच्चा डेवलप होता है उसकी दीवारों में सिकुड़ने की तहरीक पैदा करता है। और नंबर दो ये ब्रेस्ट यानी छाती से दूध निकलने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये दोनों फंक्शन ऑक्सीटोसिन कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसका जो दूसरा हार्मोन है वो है वैसोप्रेसिन, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसका बेसिकली मकसद या फंक्शन होता है मेंटेन वाटर इन बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी की मिकदार को मेंटेन करना, बरकरार रखना। और अगर पानी की मिकदार कम हो तो ये हार्मोन ज़्यादा खारिज करता है नेफ्रून के ज़रिए। नेफ्रून क्या चीज़ है, गुर्दे में छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिनको नेफ्रून कहते हैं, जिनका काम होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना। अगर पानी की मिकदार कम होगी गुर्दे के अंदर तो ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज करेगा, ज़्यादा खारिज करेगा। उससे क्या होगा, जो नेफ्रून है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, पानी को ज़्यादा मिकदार में जज़ब करेगा। जब पानी ज़्यादा मिकदार में जज़ब हो जाएगा किडनी के अंदर तो पेशाब फिर कम बनेगा, यानी कि लो यूरिन फॉर्मेशन होगी। और इसके अगर दूसरी साइड पे देखें कि पानी की ज़्यादा मिकदार अगर हो तो फिर क्या ये करेगा, तो फिर ये हार्मोन कम रिलीज़ होगा, यानी नेफ्रून जो है कम खारिज करेगा अपने, ये हार्मोन जो है वैसोप्रेसिन ये कम खारिज होगा, जिससे होगा क्या, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, यानी गुर्दा पानी को कम जज़ब करेगा। उससे क्या होगा, पेशाब ज़्यादा बनेगा, मैक्सिमम यूरिन फॉर्मेशन होगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जिस कंडीशन में गुर्दे में पानी की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो और पेशाब ज़्यादा बने, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये पहला हमारा जो ग्लैंड था पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे ग्लैंड, यानी कि ये आपको नज़र आ रहा है थायराइड ग्लैंड। गर्दन में लेरिंक्स के नीचे ये वाक़या होता है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली खुराक में जो आयोडीन है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। और ये जो हार्मोन खारिज करता है वो दो किस्म के होते हैं, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन आयोडीन की अगर कमी हो जाती है खुराक के अंदर तो एक ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये फूल जाता है और एक कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं ग्वाइटर या गिल्लड़ की बीमारी का नाम आपने सुना होगा, वो हो जाती है। अगर ये हार्मोन कम बने इस कंडीशन को हम कहते हैं हैपोथायरॉयडिज्म, और अगर ये हार्मोन ज़्यादा बन जाए तो फिर हम इसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हैपोथायरॉयडिज्म हुआ है या हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, ये कम बना है या ज़्यादा रिलीज हुआ है। अगर तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है यानी कि हार्मोन कम बना है तो उससे जिस्म में तवानाई बहुत कम बनती है, हार्ट बीट यानी कि दिल के जो काम करने की कंडीशन है वो भी बड़ी सुस्त हो जाती है। और अगर ये हार्मोन ज़्यादा बनता है थायरॉक्सिन तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, यानी जिस्म में तवानाई ज़्यादा बनेगी और हार्ट बीटिंग भी तेज़ होगी, कसरत से पसीना आना शुरू हो जाएगा, बार बार आएगा, हाथों में कपकपाहट होना शुरू हो जाएगी। तो ये है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन कहाँ से बन रही है, हार्मोन कहाँ बन रहा है, थायराइड ग्लैंड में।
उसके बाद दूसरा हार्मोन इसका है कैल्सिटोनिन, जिसका काम है खून में कैल्शियम कम करना, यानी कि कैल्शियम का खून से हड्डियों में अंजाब तेज कर देना। ज़ाहिर है जैसे ही कैल्शियम की नीड होगी बॉडी को तो खून से ये हड्डियों में जज़ब करवाएगा, जिससे खून में कैल्शियम की मिकदार या कैल्शियम आयन की मिकदार कम हो जाएगी। तो ये कैल्सिटोनिन कंट्रोल करता है। उसके बाद तीसरे हार्मोन ग्लैंड की जानिब चलते हैं, वो है पैराथायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के पिछली जानिब वाक़या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन खारिज करता है जिसको हम बोलते हैं पैराथॉर्मोन। अब इसका फंक्शन क्या है पैराथॉर्मोन का? ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाना या मेंटेन करना, ये बढ़ाता है बेसिकली। और अगर ये कम खारिज हो हार्मोन, उससे कैल्शियम भी कम होगा ज़ाहिर है, तो खून का कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से टेटनी हो जाती है, यानी कि मसल का खिंचाव हो जाता है। और अगर ये ज़्यादा खारिज हो जाता है तो ज़्यादा कैल्शियम आयन बनेंगे, हड्डियों से खून में जाएंगे, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड ने हड्डियों में से कैल्शियम आयन निकाल लिए होते हैं। तो ये कौन करवा रहा होता है काम? पैराथॉर्मोन करवा रहा होता है। जब हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद चौथे हार्मोन की जानिब चलेंगे, जो कि एड्रीनल ग्लैंड है। ये आपको गुर्दों के ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स बेसिकली, जैसा कि आप जानते हैं कि गुर्दे के हमने दो हिस्से पढ़े थे, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला। ये वाला बाहर वाला कॉर्टेक्स, ये अंदर वाला मेडुला। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी गुर्दे के जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और गुर्दे का अंदर वाला हिस्सा जिसको हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये क्या करता है? खून में पानी और नमकियात का तवाज़न कायम करता है। और दूसरा हार्मोन जिसे दूसरा हिस्सा जो है गुर्दे का, जिसको एड्रीनल मेडुला कहते हैं, ये स्ट्रेस की सूरत हाल में रिलीज़ होता है। तो स्ट्रेस की जब कंडीशन आती है, यानी कि कोई आप किसी की फौतगी की या खुशी की खबर सुनते हैं, तो उस वक़्त फौरी तौर पे आपके जहन के ऊपर एक स्ट्रेस तारी हो जाता है, एक तनाव आ जाता है। उस वक़्त ये हार्मोन खारिज करता है एड्रीनल मेडुला। जो हार्मोन खारिज होता है उसे हम कहते हैं एपिनेफ्रीन या एड्रीनालिन। क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में खारिज होता है, इसलिए इसको एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और ये क्या करता है? जिस्म को एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करता है। अगर आपने किसी की अचानक फौतगी की खबर सुनी है और आपकी हार्ट बीटिंग तेज़ हो गई है, ब्लड प्रेशर तेज़ आपको फील हो रहा है, तो ये फौरी तौर पे उसको तसल्ली देता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है, और थोड़ी देर के बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ये क्या करता है, आप देखते हैं क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो अचानक जिसकी खबर सुनते हैं कि उसने क्लास में या बोर्ड में टॉप कर दिया है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, बाज़ दफ़ा उसकी किडनी या वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से फेल होने का भी खदशा होता है। तो ये उस वक्त उसको तसल्ली देता है, भाई अभी तो आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, अभी तो मैट्रिक में आपने परफॉर्मेंस दी, अब आगे तो बहुत ज़्यादा स्टेजेस पड़ी जिनको क्रॉस करके आपने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना है। ये उसको तसल्ली देता है, वो उसको नॉर्मल करता है। यानी स्ट्रेस दोनों हालतों में, खुशी और गमी दोनों में ये कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें ग्लैंड यानी कि पेंक्रियाज की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं पेंक्रियाज है, जिसे हम लबलबा भी कहते हैं, और इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा बतौर एक्सोक्राइन या डक्टेड ग्लैंड के तौर पे काम करता है, और दूसरा इंडोक्राइन या डक्टलेस के ग्लैंड के तौर पे काम करता है। एक्सोक्राइन या डक्टेड ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन जो है, या आप कह लें कि नाली के ज़रिए डाइजेस्टेड इंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है। यानी कि ग्लैंड से एक नाली निकलती है, एक ट्यूब निकलती है जो टारगेट एरिया तक अपने जो सिक्रीशंस है, जो इंजाइम्स हैं, उनको पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, या जिसको हम डक्टेड ग्लैंड कह रहे हैं, वो नाली के ज़रिए अपने डाइजेस्टेड जो इंजाइम है, हाजमे वाले जो इंजाइम होते हैं, उनको छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड, या जिन्हें हम
डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, यानी कि नालियों के बगैर ये होते हैं। ये इंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं। उन ग्रुप्स को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये दो तरह के हार्मोन खारिज करते हैं, जिनमें एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन है, और ये दोनों हार्मोन जिगर पर असरअंदाज होते हैं, लीवर के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ग्लूकागॉन, इसका काम होता है खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। अगर नॉर्मल मिकदार से ग्लूकोज कम है खून में, तो उसको बढ़ाना इसका काम है। और अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा देता है तो उससे एक बीमारी पैदा होती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, शुगर की बीमारी जिसे हम कहते हैं, जिसकी अलामात में है कि वज़न में कमी आ जाती है, मसल की कमज़ोरी हो जाती है, थकावट हो जाती है। तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो इंसुलिन लगाता है ताकि इसका शुगर लेवल कम हो जाए। और दूसरा इसका हार्मोन है इंसुलिन, और ये क्या करता है कि खून से ग्लूकोज कम करता है। यानी कि अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ चुका है तो इंसुलिन उसके ऊपर इफेक्ट करके उसको कम करेगी, जिससे क्या होता है, इसकी अलामात में प्यास है, भूख है, बार बार पेशाब आना, थकावट, ये अलामात आपको ज़ाहिर होती हैं। तो दोनों हार्मोन पैरेलल काम कर रहे होते हैं। ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ा रहा होता है, इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर रही होती है। दोनों काम है एक सेट पॉइंट पे लाना। और अगर ग्लूकागॉन ज़्यादा काम कर लेता है, अपनी सिक्रीशन ज़्यादा डाल देता है ब्लड के अंदर शुगर की, जिससे डायबिटीज मेलिटस हो जाती है। और अगर वो कम खारिज करता है, यानी कि इंसुलिन ज़्यादा है और शुगर कम है, तो उससे फिर ये जो अभी हमने बात की है कि प्यास है, भूख है, बार बार पेशाब आना, थकावट, ये अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा 5वां ग्लैंड यानी पैंक्रियाज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है 6ठा ग्लैंड, जिसको गुनेड्स का नाम देते हैं। गुनेड्स से मुराद जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको गुनेड्स कहते हैं। तो गुनेड्स में जो मेल गुनेड है उनको हम टेस्टिस कहते हैं, और जो फीमेल गुनेड होते हैं उनको हम ओवरीज कहते हैं। ये जो गुनेड्स हैं ये गेमीट सेल तो बनाते ही हैं, यानी टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं, ओवरीज एग्स बनाती हैं। इसके अलावा ये कुछ हार्मोन भी खारिज करते हैं। उन हार्मोन्स को हम सेक्स हार्मोन्स का नाम देते हैं। टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन बनता है उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज के अंदर जो हार्मोन बनते हैं उनको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का नाम देते हैं। ये भी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अगर हम बात करें मेल के अंदर टेस्टिस जो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं गुनेड्स की शक्ल में, वो जो हार्मोन खारिज करते हैं जिनको हमने टेस्टोस्टेरोन का नाम दिया है, ये मेल के अंदर यानी नर के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। दो तरह के सेक्स करैक्टर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स करैक्टर वो होते हैं जिसकी बुनियाद पे हम मेल और फीमेल में फ़र्क महसूस करते हैं उनके सेक्स ऑर्गन की बुनियाद पर। और सेकेंडरी सेक्स करैक्टर वो होते हैं जो देखने से हमें मेल और फीमेल में फ़र्क महसूस करने में मदद देते हैं। उन करैक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। फॉर एग्जांपल मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को डेवलप करते हैं, जैसा कि चेहरे पर बालों का उगना। बच्चा छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है, जब वो टीन एज में पहुंचता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो फौरी तौर पे टीन एज के बाद ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर बनना शुरू हो जाते हैं। बच्चे के फेस के ऊपर आप देखिए मूछें हैं, दाढ़ी है, वो आना शुरू हो जाती है। इसी तरह आवाज़ में भारीपन, आवाज़ में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरह सेकेंडरी सेक्स करैक्टर फीमेल में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं टीन एज के बाद। टीनेज के बाद फौरी तौर पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये ओवरी निकालना शुरू कर देती है, खर्च करना शुरू कर देती है, जिससे फीमेल की जो ब्रेस्ट है, छाती है, उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आवाज़ में तब्दीली आएगी। प्यूबिक हेयर यानी कि सेक्स ऑर्गन के गिर्द जो बाल होते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के इर्द गिर्द, वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो हिप है नीचे से वो थोड़ी सी चौड़ी होना शुरू होती है, बड़ी होना शुरू हो जाती है। ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स होते हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक था कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है और इसमें जो ग्लैंड्स है जिनको इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं वो कौन कौन से हैं और वो बॉडी में कौन कौन से हार्मोन खारिज करते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरे टॉपिक की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। और अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे हमें ये लेक्चर रिसीव हों तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, साथ बेल आइकन का बटन है, ताकि डेली बेस पे जो मैं केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपके प्यार का, मोहब्बत का, चाहतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।